लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और हम लोग नागरिकता कल पढ़ रहे थे। नागरिकता बचा हुआ है 10 मिनट, हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम अपने मूल अधिकार पर आ जाएंगे। मैं आज आप लोगों को दो तीन चीजें बताऊंगा, दो तीन चीजें आप लोग बस समझें। मैं जैसे कि अगर आपसे बात करूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली 12th कर आए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि भैया आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लास, सबसे बड़ी बात ये है। मैं कमेंट भी देखता हूं ग्रुप में, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। मैं उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को कहना चाहूँगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि एक दो बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर आप डीप नहीं पढ़ा रहे। तो मैं उन्हें ये विश्वास दिला दूं, आपने जब विश्वास किया है आरडब्ल्यूए पर, हम पर भरोसा किया है, आरडब्ल्यूए परिवार पर भरोसा किया है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं आप लोगों के लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। आपके लिए मैं डेली एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूं। और आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको ऐसा लगा किसी भी क्लास में कि जो मैं आपको दिल्ली पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं वो आपके आउट ऑफ क्लास हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन था जो आपके आउट ऑफ क्लास रहा हो। तो उससे ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। मेरा उद्देश्य बस ये है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको जो है किताब लिखने के लिए तैयार कर दूं कि आप एक किताब लिखने के लिए तैयार हैं, आप पॉलिटी की किताब लिख सकते हैं ना। मेरा उद्देश्य है कि आप भैया पॉलिटी पढ़कर एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन ना छोड़कर आए, आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा उद्देश्य बस एक बड़े भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते यही है। आपके माँ बाप का जो सपना है उसको मैं पूरा कर पाऊं, बस, और कुछ नहीं है। आई होप आप सारी चीजें इसको समझ रहे होंगे। सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ के अच्छा सा बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। और सबको दिल से एक बार पुनः बहुत बड़ा वाला धन्यवाद कि आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, और इस सम्मान के लिए मैं आभारी हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सम्मान के बदले और कितनी ज्यादा मेहनत करूं। यकीन रखना कि मैं रात में भी 2-2 बजे कभी कभी मेरी आंख खुलती है तो मैं सोचता हूं कि मुझे ये पॉलिटी में ये पॉइंट नहीं बताया, मैं इसको बताऊंगा, ये मैं ऐड कर लेता हूं। तो ये बस आपके प्यार से ही हो पाता है, आपके सम्मान से ही हो पाता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग कल भैया क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग बात कर रहे थे नागरिकता। कल हमने नागरिकता पढ़ी थी और नागरिकता के आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? सिटीजन से पढ़ा था। मैं बस वहीं से कंप्लीट कर रहा हूं। 10 मिनट लूंगा नागरिकता में, फिर उसके बाद मैं मौलिक अधिकार पर चलाऊंगा, मूल अधिकार पर चलाऊंगा। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को आर्टिकल 5 बताया था कि भैया संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, और मैंने वो सारी चीजें बता भी दी थी। अनुच्छेद 6 बताया था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान हैं। और एक जो हमने पढ़ा था कि भैया 20 फरवरी 1947 में इटली ने घोषणा की थी कि यदि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो भारत आते हैं उन्हें एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। चलिए हम बात करेंगे सर आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 की बात हम लोग कर लेते हैं। आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि भाई हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। होती तो मैं खुद ही आपको बता देता, खुद ही मैं बता देता। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सर भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। यदि कोई पर्सन भारत से पाकिस्तान जाता है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च, आप कहेंगे सर 1 मार्च 1947 से पहले यदि वो भारत चला गया, सॉरी पहले पाकिस्तान चला गया। कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया है, चला गया। यदि वो पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। तो आप क्या कहेंगे सर? भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर भारतीय नागरिकता उसकी क्या हो गई? आप कहेंगे सर इंडियन सिटीजनशिप उसकी क्या हो गई? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन जब इटली ने यह घोषणा की थी 19 जुलाई 1948 में, 19 जुलाई 1948 में जब यह घोषणा की गई थी कि सॉरी घोषणा तो हुई थी 20 फरवरी 1948 में,
या 47 में? आप कहेंगे 47 में। लेकिन आप कहेंगे 19 जुलाई 1948 को एक अधिनियम बना था। क्या बना था जी? एक अधिनियम बना था 19 जुलाई 1948 में, जिसे डेट ऑफ परमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट ऑफ परमिट कहते हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तान से भारत जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को या भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को डेट ऑफ परमिट के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं हमारे जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो भी लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, वो भी लिख कर दे रहे हैं। चलिए, एक आर्टिकल है यहां पर, आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8। इसमें लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति, भारतीय उद्भव के व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा? भारतीय मूल के व्यक्ति। आप कहेंगे सर भारतीय मूल के व्यक्ति। अब भारतीय मूल के व्यक्ति क्या हो जाएंगे? इंडियन ओरिजिन क्या हो जाएंगे? या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हो जाएंगे? कि सर राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। रहने वाले, आप कह सकते हैं सर रहने वाले, आप कहेंगे सर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के अधिकार। किसके अधिकार? आप लोग बता सकते हैं सर यहां पर। तो आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है, जैसे कि ऋषि सोनक। ऋषि सोनक कहां के प्रधानमंत्री थे? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि सर ऋषि सोनक किस देश के प्रधानमंत्री थे? आप कहेंगे सर ऋषि सोनक किस देश के प्रधानमंत्री थे? आप कहेंगे ब्रिटेन के थे। कहां के थे? ब्रिटेन के। तो उनका जो संबंध है वो आगरा से है, उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है, क्योंकि उनके माता पिता आगरा में कहीं के रहने वाले थे। तो उनका संबंध कहां से हो जाएगा? भारत से हो जाएगा। भारत से उनका संबंध है, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे कि हरियाणा करनाल की एक भैया एक वैज्ञानिक थी, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर कल्पना चावला। कल्पना चावला जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। कौन थी? अमेरिकी नागरिक। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, इंडियन ओरिजिन, यूएस सिटीजनशिप उनके पास थी। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जो कल्पना चावला है उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, तो वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हो गई। तो आप कहेंगे सर ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनका संबंध भारत से है, चाहे उनके दादा दादी भारत से हो, उनके माता पिता भारत से हो, उनका खुद का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन विदेशों की नागरिकता वो ले चुके हैं, उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। भारत ने 16 देशों को डुअल सिटीजनशिप देने की बात कह दी है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, इस प्रकार के 16 देशों को भारत ने डुअल सिटीजनशिप देने की बात कह दी है। क्यों? क्योंकि कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति इन देशों में रहते हैं, तो उन्हें डुअल सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। आई होप ये सारी चीजें आप लोग लिख रहे हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 8 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कि अगर मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूं, मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूं, तो मेरी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे सर यदि भारत का कोई व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है, ठीक है, अपनी इच्छा से किसी अन्य विदेशी की या विदेश की नागरिकता, विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो आप कहेंगे सर क्या कर लेता है? विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इफ अ पर्सन वॉलेंट्री, आप कहेंगे सर इफ अ पर्सन वॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा से एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेनर देन हिज इंडियन ऑटोमेटिकली एंड, जो उसकी भारतीय नागरिकता है, भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? अपनी नागरिकता खत्म हो जाएगी।
मान लो ये प्रदीप जी हैं और ये कनाडा चले गए और इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली, तो क्या इनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी? नहीं रहेगी, ये नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश के नागरिक बन गए। कौन साथी ये बताएंगे कि इनकी नागरिकता क्यों खत्म होगी? कौन भैया? अगर जिसने ये बता दिया, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल है, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। आप लोग मुझे बताइए, चलिए बताइए क्यों? क्योंकि भैया भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका? सिंगल सिटीजनशिप। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 9 में दिया गया है। किस में? अनुच्छेद 9 में दिया गया है। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं, लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी नागरिकता त्याग दी, यानी कि परित्याग करने पर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। उसने खुद अपनी नागरिकता त्यागी थी और अनुच्छेद 9 ये कहता है कि जो अपनी नागरिकता त्याग कर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। आई होप लिख लिए होंगे। 3 आर्टिकल हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। 2 आर्टिकल और पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूल अधिकारों पर आ जाएंगे और इससे संबंधित एक संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। मैंने हालांकि कल एडवांस में ये पीडीएफ दे दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी वो पीडीएफ खोल कर देखी होगी। कल किस किस बच्चे ने इससे नोट्स बना लिए हैं, जल्दी से बताओ। कल किस किस ने ये नोट्स बना लिए हैं, जल्दी से बताइए। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर, यहाँ पर आप कहेंगे सर क्या है इसमें? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टेकन बाय पार्लियामेंट्री लॉ। अगर किसी की नागरिकता लेनी है तो भैया कैसे ली जाएगी? मान लीजिए प्रदीप जी ने कुछ हमारे देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर दिया कि इनकी नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा, इन्हें इनकी नागरिकता छीनी जाएगी, इन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। तो इनकी नागरिकता जो टर्मिनेट की जाएगी कि भैया इनसे जो नागरिकता ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी? संसदीय विधि के द्वारा। आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टेकन बाय पार्लियामेंट्री लॉ, कि भैया किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। या इसमें मैं ऐसे कह सकता हूं कि नागरिकता का बना रहना। यहां पर आप सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, नागरिकता का बना रहना, का बना रहना, बना रहना। ठीक है जी, नागरिकता का बना रहना। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो ये सारे फैक्ट आप लोग लिखेंगे। नागरिकता का बना रहना कौन से आर्टिकल पर डिपेंड करता है? आर्टिकल 10 पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। पुनीत कुमार कह रहे हैं सर पीडीएफ से ही पढ़ाइएगा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल माय डियर, टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी। चलिए, ऋषि सोनक के पास भारत की नागरिकता थोड़ी है, किसकी? ब्रिटेन की नागरिकता है। ठीक है। अनुच्छेद 11 इसमें लिखा है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि भैया कि संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित, किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से संबंधित जो अधिकार है वो संसद के पास है। आप कहेंगे सर पार्लियामेंट क्या करेगी? किसी की नागरिकता देने। आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग लिख सकते हैं क्या? यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं सर, नागरिकता देने एवं समाप्त करने से संबंधित संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कह रहे हैं, संसद यानी कि पार्लियामेंट करने से संबंधित कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? संबंधित कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? बना सकती है। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि भैया इसमें क्या लिखा है? पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। यदि किसी को नागरिकता देनी है
यदि किसी की नागरिकता समाप्त करनी है तो इस संबंध में जो अधिकार संसद को मिला हुआ है, ये अधिकार भैया अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता देने या ना देने का काम जो है वो गृह मंत्रालय का है। किसका है? गृह मंत्रालय। आप कहेंगे सर नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है, यानी कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। आप कह सकते हैं सर होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, होम मिनिस्ट्री। आप कहेंगे सर होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के द्वारा नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे वो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट हो। ठीक है, कि भैया किसी को पंजीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से जो नागरिकता मिलती है, वो प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वो भैया गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है? वो गृह मंत्रालय के पास है। ओमकार कह रहे हैं सर पीडीएफ से पढ़ाइए। अच्छा, ओके, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। चलिए, पीडीएफ मजबूरी है इसमें, क्योंकि भैया मैं इससे ज़्यादा, आप बताओ 3 क्लास में नागरिकता चली गई है, अभी आधी क्लास इसकी लग जाएगी अगर इसकी, फिर इसके बाद भैया आपका मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार मैं हाथ से ही लिख दूंगा। हालांकि आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन पता नहीं, आपका 1-2 बच्चे हैं तो वो तो कंटिन्यू स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि सर पीडीएफ से मत पढ़ाओ, लेकिन बाकी 99% बच्चा ऐसा है जो कह रहा है पीडीएफ से पढ़ाओ, हमारा टाइम बच रहा है, हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, हमें पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। हम कहेंगे सर नागरिकता संशोधन अधिनियम, पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1955 में। कभी कभी ऐसे आता है कि सर 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 1 2 3 4 5 6 बार संशोधन हो चुके हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ था? पहला ये है, पहला ये है, ठीक है, फर्स्ट ये हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड 6 टाइम सो फार, यानी कि अब तक 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसमें? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। खत्म कहानी। चलिए, यहाँ तक आपने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर, ये हमने पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। यहाँ तक हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे भैया मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं जी मूल अधिकार पर। किस पर हम बात करते हैं? मूल अधिकार पर। ठीक है, आप कहेंगे सर मूल अधिकार। चलिए भैया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे कि सर मूल अधिकार की जब चर्चा होगी, आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स। क्या हो जाएगा जी? फंडामेंटल। आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स आज हम लोगों को पढ़ने हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो किस देश से प्रेरित हैं। आप क्या बताइएगा? आप क्या बताइएगा? ये तो पेज ही गड़बड़ कर देगा क्या? चलिए, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, आपका सॉलिड बैकग्राउंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हो जाएंगी। ये भी नहीं आ रहे हैं क्या? चलिए, ये देख लेते हैं, टीचिंग बैकग्राउंड देख लेते हैं भाई, ये वाला। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये जो है गड़बड़ कर रहा है पॉइंट। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि भैया मूल अधिकार, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मूल अधिकार। आप कहेंगे सर आज का जो हमारा चैप्टर है पॉलिटी में वो होगा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। पहले तो हम बात करेंगे सर मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप मुझे बता सकते हैं सर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स। चलिए, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा फंडामेंटल राइट्स। अब चर्चा ये है कि सर मूल अधिकार विश्व में सबसे पहले कहाँ पर दिए गए थे?
मूल अधिकार विश्व में सबसे पहले कहाँ पर दिए गए थे? आप कहेंगे सर कौन भैया मुझे ये बताएंगे विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ पर दिए गए थे? जल्दी जल्दी से बता। आप कहेंगे सर मूल अधिकारों की जो चर्चा है वो कहाँ पर होती है? कौन भैया बताएगा? चलिए बताइए। आप कह दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए बता दीजिए। आप कह रहे हैं रूस में? ओहो, गलत बात, गलत बात। सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ब्रिटेन में क्या होता है, 1215 में एक राजा है जिसका नाम है सर जॉन। एक कहानी सुनिए। ब्रिटेन का एक राजा है सर जॉन, जो 1215 में ब्रिटिश जनता के लिए एक लिखित दस्तावेज पेश करता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा हुई है। उसके बाद ब्रिटेन में ही एक दूसरा लिखित दस्तावेज आता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट आता है, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। इस बिल ऑफ राइट को ही फंडामेंटल राइट के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या जाना गया? फंडामेंटल राइट्स कहा गया। तो सबसे पहले विश्व में मूल अधिकारों का जो विकास हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है। भारत में जो लिए गए वो अमेरिका से लिए गए। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। हालांकि अमेरिका का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल अधिकार नहीं थे अमेरिका में। अमेरिका के संविधान में तो बाद में जोड़े गए हैं। कब कब, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले संवैधानिक स्थिति पढ़ते हैं कि सर भारतीय संविधान में किस भाग में इसका जिक्र हुआ है? आप कहेंगे सर भाग 3 में। इसमें भाग 3 में इसका वर्णन है, और भाग 3 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम भाग 3 लिख दें, या भैया न्यूमेरिक नंबर में इसको बोलते हैं ना, रोमन नंबर, तो भाग 3 कह सकते हैं। ठीक है, भाग 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आती है आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं। आर्टिकल्स की चर्चा होगी तो 12 से लेकर 35 तक हैं। चलिए, अगर बात होगी सर हमारे जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, कि सर प्रेरित कहाँ से हैं, ये इंस्पायर्ड कहाँ से हैं? आप कहेंगे सर ये जो इंस्पायर्ड हुए हैं ना, हम कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? आप कहेंगे सर हमारे जो मूल अधिकार हैं ये यूएसए के संविधान से इंस्पायर्ड हैं। कहाँ से? यूएसए से। तो आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चलता हूं। यहां पर हम लोग बात करते हैं सर विश्व में मूल अधिकारों का विकास। आप कहेंगे सर विश्व में मूल अधिकारों का विकास। चलिए, मूल अधिकारों का विकास, मूल अधिकारों का विकास, आप कह सकते हैं सर मूल अधिकारों का विकास। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द वर्ल्ड। आप जल्दी जल्दी से बताइए कि सर यहाँ पर आप कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की बात हो रही है। चलिए, आप कहेंगे सर डेवलप, ठीक है जी, आप कहेंगे सर डेवलपमेंट की बात हो रही थी, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसकी बात हो रही थी जी? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हेडिंग आप लोग जरूर लिखिएगा, फंडामेंटल राइट्स इन द वर्ल्ड। कि सर ये बताएंगे कि विश्व में इसका जो सर्वप्रथम विकास हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, कौन साथी बता रहे हैं? चलिए, मैं एक कहानी अभी आपको सुनाया भी था कि सर सबसे पहले जो विकास हुआ है वो कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे सर 1215 में। ठीक है, 1215 में ब्रिटेन का राजा हुआ करता था। ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन के राजा जिसका नाम क्या था? ब्रिटेन का राजा सर जॉन। क्या नाम है? सर जॉन। और सर जॉन को जान भी कहा जाता है। सर जॉन द्वारा क्या किया गया भैया? वाय सर जॉन द्वारा क्या किया गया? लिखित दस्तावेज पेश किया गया, लिखित दस्तावेज। ऐसा माना गया कि सर जो लिखित दस्तावेज है ये दस्तावेज किसने दिया था? दस्तावेज जिसे रिटर्न डॉक्यूमेंट कहा गया। क्या कहा गया? रिटर्न डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कि सर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, कि सर ये रिटर्न डॉक्यूमेंट किसने पेश किया था? डॉक्यूमेंट पेश किया। ठीक है, क्या किया? पेश किया।
यानी कि प्रेजेंट किया, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश किया। और जो ये डॉक्यूमेंट था ये किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे सर ये मूल अधिकारों से संबंधित था, यानी कि ब्रिटेन में मूल अधिकार सर्वप्रथम दिए गए, मूल अधिकार से संबंधित था। कि सर ये बताएं कि 1215 में जो सबसे पहले मूल अधिकार दिए गए हैं वो सर जॉन के द्वारा दिए गए हैं। कहां पर? ब्रिटेन के राजा हैं ये, तो जाहिर सी बात है किंग ऑफ ब्रिटेन। ये कौन था? किंग ऑफ ब्रिटेन था सर जॉन। इसने क्या किया? लिखित दस्तावेज पेश किया जो मूल अधिकारों से संबंधित था। किससे संबंधित था? आप कहेंगे सर मूल अधिकारों से संबंधित था, से संबंधित था। आप कहेंगे सर संबंधित था। ठीक है जी, क्या था? संबंधित। तो ये भी आप लोगों को लिखना चाहिए, संबंधित था। चलिए यहां तक आप लिख लिए, रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन क्या किया गया? ब्रिटेन में ही रिटर्न सेकंड लिखित, दूसरा लिखित दस्तावेज पेश किया गया। ब्रिटेन में दूसरा सेकंड लिखित दस्तावेज कब पेश किया जाता है? दस्तावेज जिसे हम बोलते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट। कि भैया सेकंड रिटर्न डॉक्यूमेंट कब पेश किया गया था? डॉक्यूमेंट, आप कहेंगे सेकंड डॉक्यूमेंट ये पेश किया गया था जी 1689 में। कब? 1689 में। अब जो बिल, ये सेकंड बिल पेश किया गया 1689 में, इसे नाम दे दिया गया बिल ऑफ राइट। इसका नाम क्या था? हालांकि ऊपर नाम नहीं दिया गया था, इसे नाम दे दिया था बिल ऑफ राइट। क्या नाम दिया था? बिल ऑफ राइट्स। आप कहेंगे सर बिल ऑफ राइट्स नाम दिया। कि सर जो 1689 में एक लिखित दस्तावेज पेश किया गया था इसे बिल ऑफ राइट के नाम से पेश कर दिया, जो कि भैया मूल अधिकार कहलाया। क्या कहलाया? मूल अधिकार कहलाया। क्या कहलाया जी? मूल अधिकार कहलाया। ठीक है, जो बिल ऑफ राइट था इसी को ब्रिटेन में मूल अधिकार कहा गया। ये कब पेश किया गया था? 1689 में। कहां पर? ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में दो लिखित दस्तावेज आते हैं। पहला दस्तावेज था 1215 में, फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय किंग ऑफ ब्रिटेन हुज नेम? सर जॉन। आप ये बताइएगा कि सर ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा क्या किया गया है? सर जॉन के द्वारा लिखित दस्तावेज पेश किया जो मूल अधिकारों से संबंधित था, लेकिन नाम मूल अधिकार नहीं दिया गया। फिर एक सेकंड दूसरा लिखित दस्तावेज 1689 में आया जिसे नाम दिया गया बिल ऑफ राइट्स। क्या नाम दिया गया? बिल ऑफ राइट्स। मूल अधिकारों से संबंधित था। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात यहां पर आ गई, ब्रिटेन की आ गई, और इसी को क्या कहा गया? इसी को भैया मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा गया। इसी को मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा, या यहां पर लिख दूं इसको कि इस बिल को क्या कहा गया था? आप कह सकते हैं सर इसे मूल अधिकारों का, आप ऐसे लिखना कि सर इसी को मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा। क्या कहा जी? मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा। क्या कहा जी? मेग्ना कार्टा कहा। ठीक है जी, मेग्ना कार्टा कहा। आप कहेंगे सर इसे क्या कहा गया? मेग्ना कार्टा। आप कहेंगे सर मेग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या कहा गया है सर? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं कि सर मूल अधिकारों का। अच्छा, हमारे भारत में किस भाग को कहते हैं? तो भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी आप याद रखना कि भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि सर संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहते हैं? तो आप कहेंगे सर भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहते हैं। किस बिल को मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर फ्रांस की। तो आप कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ, यहां पर आपने लिख लिया। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। हाँ जी,
चलिए यहां पर लिख लिया, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 में भी की गई थी। ठीक है जी। कहां पर की गई थी? तो आप कहेंगे सर एक क्या हुआ था, कहां पर की गई थी? तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। वहां पर एक राजा हुआ करता था लुई 16। कौन था जी? लुई 16। उसको क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। उसे क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस में जनता को अधिकार नहीं दे रहा था। क्या नहीं दे रहा था? जनता को अधिकार नहीं दे रहा। टाइम लीजिए भैया, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिया भैया, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। मौलिक अधिकार मूल अधिकार की बात एक ही है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहां तक आपने लिखा। अब बात आती है जी फ्रांस की। अभी अमेरिका की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं अमेरिका की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस। देखिए फ्रांस का एक राजा हुआ करता था। फ्रांस का एक राजा था लुई 16। लुई 16 को क्या हुआ? लुई 14 था। लुई 14 जिसे फांसी पर चढ़ाया गया। किसे फांसी पर चढ़ाया था? तो आप लोग मुझे बताएंगे हुआ क्या था। एक क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति। आपने रूसी क्रांति का भी नाम सुना होगा। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रांस की क्रांति चल रही थी। तो वहां पर एक राजा था जो कि बहुत ज्यादा निठुर या कठोर, या भैया ऐसे कह सकते हैं, वो लोगों को मारता था। क्या करता था? मारता था। चलिए हम बात कर रहे हैं सर फ्रांस के बारे में। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस के उस राजा को जनता ने क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। क्या कर दिया जी? फांसी पर चढ़ा दिया। तो आप क्या कहेंगे सर? कौन था भैया? तो आप कहेंगे लुई सोलवे की बात हो रही थी। किसकी? लुई 16 की बात हो रही थी, है ना जी। चलिए भैया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार। हम बात कर रहे हैं सर, फ्रांस का एक राजा हुआ करता था, किंग था। किंग, इसका एक किंग हुआ करता था, फ्रांस का किंग, जिसका नाम था लुइस लुइस 16। लुई 16। आप कहेंगे सर लुई 16, इसको क्या कर दिया गया? फांसी दी गई। इसे क्या कर दिया गया? फांसी हुई। क्यों फांसी दी गई? क्योंकि ये जनता को मूल अधिकार नहीं दे रहा था। तो फ्रांस में क्या किया गया? 1789 में 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हो जाती है। क्या हो जाती है जी? तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर यहां पर क्या किया गया है? फ्रांस में मानव एवं मानव एवं नागरिकों के नागरिकों के नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हो गई। क्या हो गई जी? अधिकारों की घोषणा हो जाती है। अधिकारों की घोषणा हो गई। कहां पर? फ्रांस में। सबसे पहले कहां पर होती है? ब्रिटेन में होती है। उसके बाद कहां पर होती है जी घोषणा? तो आप कहेंगे सर ये घोषणा कहां पर होती है? फ्रांस में। इसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे द डिक्लेरेशन। आप कहेंगे सर द डिक्लेरेशन। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा सर द डिक्लेरेशन। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, ऑफ मैन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ऑफ मैन एंड द सिटीजन मैन एंड द सिटीजन। ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं सिटीजन। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या कहिएगा? आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन। ठीक है जी। आप कहेंगे सर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, इसको एक साथ लिख देता हूं, मैन ऑफ द सिटीजन।
ठीक है, अब यहां पर ये बात हो गई। फ्रांस के बाद हम आते हैं अमेरिका पर। हम आ जाते हैं भैया अमेरिका की बात करते हैं कि सर अमेरिका में क्या होता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या सर, अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स कब आते हैं? पहले तो आप मुझे बताएं अमेरिका का संविधान कब बना है। ठीक है, अमेरिका का संविधान कब बनाया गया? जो बच्चा बताएगा उसे 5 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से। ठीक है, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है? तो आप कहेंगे सर बना, ये बना कब था? तो ये बना भैया कब? 1787 में। कब बना है जी? आप कहेंगे सर 1787 में। और भैया अमेरिका का संविधान लागू कब किया गया, इसे इंप्लीमेंट कब किया गया है? आप कहेंगे सर 1789 में, 1789 में। लेकिन ध्यान रखना, इसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार नहीं थे। आप क्या बताइएगा? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार नहीं थे। बहुत गजब की चीज है ये लिखना कि सर मूल अधिकार नहीं थे। आप क्या बताइएगा कि सर इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका या यूएसए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ठीक है, क्या नहीं थे? आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ठीक है, आप कहिएगा फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। अब आप कहोगे अच्छा अभी तो आपने लिखवाया कि भैया अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए। बिल्कुल हमने अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए। आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान को कब बनाया गया था? 1787 में। लागू कब किया गया? 1789 में। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो लागू हुआ था 1789 में, इसमें मूल अधिकार नहीं थे। इसमें मूल अधिकार नहीं थे। तो भैया अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए? तो इसमें भैया मूल अधिकार जो जोड़े गए हैं, मूल अधिकार कब जोड़े गए दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कब जोड़े जाते हैं? आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स 1791 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1791 में जोड़े गए। जोड़े या एड ऑन किए। ठीक है जी, आप क्या कह सकते हैं? एड ऑन किए। ठीक है जी, एड ऑन कब हुए हैं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको लग रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर आप चिल्ला रहे हो। देखिए ये जो पसीना आप देख रहे हो ना सर्दी में भी, ये चिल्लाने के वजह से तो है, तेज बोलने के वजह से तो है। लेकिन आप कभी देखते हो कि चिल्लाने से तो मेरे गले में ही दर्द होगा ना, तेज बोलने से मेरे गले में ही दर्द होगा ना, मुझे ही दिक्कत होगी। मैं चाहूं तो धीरे धीरे पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब तक मैं जोश में नहीं आता, मैं अपने रूप में नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि मेहनत हो रही है। मुझे अपने ऊपर फिर नहीं लगता कि मैं मेहनत कर रहा हूं। जब मैं पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे जोश में, पूरे जुनून में पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं। और मुझे ऐसे ही लगता है कि आप भी यही मेहनत करो। मुझे भी दर्द होता है, क्लास के बाद बहुत देर तक मेरे गले में दर्द रहता है, लेकिन मैं झेलता हूं उस चीज को। मैं महसूस करता हूं उस चीज को कि मैं आप लोगों के लिए जो आज मेहनत कर रहा हूं, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत सफल होगी। इस मेहनत से आपके घर में चिराग जलेगा, इस मेहनत से आपके घर में वर्दी आएगी, और ये वर्दी आपके शरीर पर जिस दिन पहनी जाएगी, उस दिन आप लोग दुआ दे रहे होंगे कि हम उस सन की क्लास ले रहे थे और हमने एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। समझ रहे हैं? बड़ा आसान लगता है कैमरे के पीछे बैठकर ये कह देना कि सर चिल्लाओ मत, तेज मत बोलो, काहे चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। बड़ा आसान लगता है वहां पर बैठकर कहना। जब यहां खड़े होते हैं ना और पसीना टपक रहा होता है, भीग रहे होते हैं अंदर से, ठीक है, आपकी क्लास छोड़कर तुरंत बाहर जाऊंगा, बाहर का मौसम ठंडा हो रहा होता है, जुकाम हो जाती है, बहुत बहुत देर तक तो जुकाम बहती रहती है नाक से। लेकिन शायद आप उस चीज को समझ पाए, और आई होप सब आप लोग उस चीज को समझ रहे होंगे कि आपको ऐसे ही जोश में पढ़ने में मजा आता है। ठीक है जी, चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की कि सर भारतीय संविधान पर हम लौट आते हैं कि सर ये बताइए, जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की।
अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में जो हमारा संविधान है, ये संविधान बना कब? तो आप लोग कहेंगे सर संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब बनाया गया था? तो आप लोग मुझे बताएंगे सर संविधान कब बनाया गया? संविधान जो बना था ये बना था दोस्तों 26 नवंबर, मैंने आपको पहले भी बताया 26 नवंबर 1949 में। लागू कब हुआ है भारत में? लागू इम्प्लीमेंट कब किया गया है? तो आप कह सकते हैं सर लागू 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में किया गया। भारत में जो मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ पर हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आप कह सकते हैं कि सर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो आप मुझे कह सकते हैं सर फंडामेंटल राइट्स। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर फंडामेंटल राइट्स किस में दिए हुए हैं? तो आप कहेंगे सर भाग या पार्ट्स। अभी मैंने कहा था आप लोगों से कि पार्ट 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक। जल्दी से बताइए संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहते हैं? तो संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहते हैं। 26 नवंबर 1949 में संविधान बना, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा कि सर जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हमारा मूल संविधान था, भारत का जो मूल संविधान है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान यानी कि आप कह सकते हैं सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो आप बताएंगे सर मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मूल अधिकार कितने थे? आप बता दीजिए सर टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने थे? टोटल फंडामेंटल राइट्स यानी कि कुल मूल अधिकार। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं मैं, मूल अधिकार। तो आप क्या कहेंगे सर मूल अधिकार कितने थे? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर इसमें टोटल मूल अधिकार हुआ करते थे 7। कितने हुआ करते थे? 7। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि सर वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, कि सर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आप बताएं सर प्रेजेंट टाइम में या करंट में या प्रेजेंट में कितने मूल अधिकार हैं? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। आप कहेंगे सर 6 मूल अधिकार हैं। तो जो 7वां था वो कौन सा था और उसे कब हटाया गया है? चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं सर 7वां जो मूल अधिकार था वो संपत्ति का था। कौन सा था? संपत्ति का था। तो हमने ओहो 35 कर दिया क्या मैंने? 36 लिख दिया 35 बोल के। क्या लिख दिया था? 36। 35 लिखना है इसको, ठीक है जी। 35 ही बोला है मैंने। क्या बोला था? मैंने इसको 35 ही बोला था और इसको 35 ही आप लिखना 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। चलिए अब हमने ये पढ़ना था कि सर मूल अधिकारों की चर्चा हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। तो पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, तो जो छठा है वो कौन सा है? छठा है वो कौन सा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर ध्यान रखना, नोट में लिखना, नोट में आप लोग लिखेंगे कि सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा किया गया है? आप कहेंगे सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए मैं क्वेश्चन भी लाया हूं आपके लिए अधिनियम, लेकिन क्या करें समय का बड़ा अभाव रह रहा है। अधिनियम, ठीक है, मैं इसके संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जरूर। अधिनियम 1978, ठीक है, इसमें क्या किया गया? आप कह सकते हैं सर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा क्या किया जाता है? आप कहेंगे सर के द्वारा क्या किया गया भैया? क्या किया गया? तो एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, 19 आर्टिकल 19 क्लोज 1F, ठीक है, और एक हुआ करता था आर्टिकल 31। ये किससे संबंधित था?
ये संबंधित था भैया किससे? संपत्ति के अधिकार से। किससे संबंधित था ये? आप कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार। यहां पर आप लिख सकते हैं क्या? संपत्ति का अधिकार। इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जिसे हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ करता था? राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को भाग तीन यानी कि पार्ट 3 से निकाल कर किस में शामिल कर दिया? निकाल कर भाग 12 में। किस में? आप कहेंगे सर भाग 12 में अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया। किस में? आर्टिकल 300 का, ठीक है, या 300A। आप कहेंगे 300A में वैधानिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार बना दिया। संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक या लीगल राइट है। क्या है जी? आप कहेंगे सर इसको आप कह सकते हैं सर ये क्या है? लीगल राइट है, ठीक है जी। आप कहेंगे सर ये क्या होगा? लीगल राइट्स है, ठीक है, लीगल राइट बना दिया। यानी कि अब ये मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है? ये अब लीगल राइट है। ये क्या है? लीगल राइट है। चलिए यहां तक आप लोग पढ़ लिए। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। इससे आगे हम बात करेंगे कल, इससे आगे हम बात करेंगे। तो सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप पढ़ें। हालांकि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, मैं आपके लिए कल फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा, ठीक है। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और आशा है आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।